हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार। भूगोल के अंतर्गत जो पहले वीडियो में आपने देखा होगा, संसाधन के बारे में हमने बताया था, उसी के आगे स्वामित्व के आधार पर, मतलब संसाधन का जो विकास होता है वो किस किस आधारों पर होता है, इसी पे चर्चा किया जा रहा है। तो ये तीसरा नंबर था स्वामित्व के आधार पर। इसमें पहला है व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत आधार। व्यक्तिगत वो होता है जैसे आपका पर्सनल कोई खेत हो, पर्सनल कोई बागीचा हो, या पर्सनल कोई विद्यालय हो जिसके सर्वे सर्वा आप हो। इसके अंतर्गत ये व्यक्तिगत आता है, मतलब किसी एक आदमी का स्वयं का हो, चाहे व्यापार हो, खेती हो, विद्यालय हो, गाड़ी हो, कोई हो, वो आता है व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वो होता है जैसे जो भी सरकारी चीजें हैं, चाहे उसमें सरकारी बस हो, सरकारी स्कूल हो, खेत हो, फील्ड हो या स्टेडियम हो, ये जो भी सरकारी आते हैं, मतलब जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, वो होता है सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पूरे भारत, मतलब एक पूरे देश के लोग उसका उपयोग कर सकें, उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जैसे एक देश ही नहीं, बाहर के अन्य 2-3 देश या अन्य देश भी उसका प्रयोग करें, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसमें आप शामिल कर सकते हैं एयरपोर्ट को, जहाज को, पानी वाले जहाज को, समुद्र का एरिया, नदी का एरिया, ये सब एक देश से दूसरे देशों से संपर्क होता है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, तो ये हो गया आपका स्वामित्व के आधार। अगला है आपका 14 विकास के स्तर के आधार पर। विकास का स्तर के आधार पर उसको कहा जा सकता है जो अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, कुछ विकास हो गया है, कुछ विकास होने की श्रेणी में है। इसमें पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे होते हैं जिसकी संभावना है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी वस्तुएं दबी हैं उसको निकाला जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है। संभावी संसाधन मतलब वो भविष्य में कभी न कभी उसको निकाल के उसका उपयोग किया जा सकता है, वो होता है संभावी, मतलब संभावना है कि उसको निकाला जा सकता है, उसको प्रयोग किया जा सकता है। अगला है विकसित संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन है जिसका हम विकास करके पृथ्वी के अंतर्गत अंदर से उन वस्तुओं को निकाल के, खनिजों को निकाल के अन्य उसका मॉडिफाई करके या विकसित करके उसका प्रयोग किया जा रहा है, वो होता है विकसित संसाधन। ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा नंबर है भंडार। भंडार वो होता है जैसे सभी प्रदेशों में, या झारखंड में मान सकते हैं, मध्य प्रदेश में मान सकते हैं, उड़ीसा मान सकते हैं, इन प्रदेशों में खनिज के भंडार बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, तो इनका उपयोग धीरे धीरे निकाल के किया जा रहा है। तो जहाँ पे ये वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है भंडार, मतलब उस संसाधन का या उस खनिज पदार्थ का पृथ्वी के अंदर बहुत से अधिक मात्रा में भंडार है। चौथा है संचित कोष। संचित कोष मतलब वो होता है जैसे किसी भी वस्तु का जब हम अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो वो कभी न कभी समाप्त होगा। तो संचित मतलब होता है उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसको भविष्य के लिए बचाना, वो होता है संचित कोष। उदाहरण के तौर पे आप देखे होंगे जो भी अनाज हम लोग पैदा करते हैं, तो खाने के अतिरिक्त जो भी अधिक होता है उसको हम बेच देते हैं, और खाने के लिए जितना रखा जाता है 6 महीने या साल भर के लिए कहीं स्टोर करके उसको रख दिया जाता है, वही कहलाता है संचित। संचित मतलब उसको इकट्ठा करना या बचाना। तो ये हो गया आपका विकास के स्तर के आधार पर। ये हो गए आपके संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसा उनका उपयोग किया जाता है। आगे है संसाधनों का विकास।
संसाधनों का विकास का ये है कि जो भी संसाधन हम प्रयोग करते हैं, चाहे सुबह से उठने से लेकर शाम तक जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी न किसी रूप में वो प्रकृति से निकलता है और उसी प्रकृति से निकलने वाले वस्तुओं का हम अपने अनुरूप उसको कारखानों या अन्य किसी माध्यम से विकास किया जाता है, जिसे कहते हैं हम संसाधनों का विकास। अब इस संसाधनों में सब आ सकता है, चाहे सुई हो या बड़ा सा जहाज हो, ये सब संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आप रोड पे जो भी आने जाने का प्रयोग करते हैं वो भी संसाधन है, लकड़ी का प्रयोग होता है वो भी संसाधन है, जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं या खनिज पदार्थ है, सब ये संसाधन है और किसी न किसी रूप में ये प्रकृति से निकाला जाता है और उसका विकास करके हम अपने प्रयोग में लाते हैं। ये है संसाधनों का विकास। अब इन संसाधनों को किसी न किसी रूप में किससे निकालते हैं? पृथ्वी से, भूमि से या मिट्टी से। तो आगे है भूमि संसाधनों का महत्व, मतलब जो भी संसाधन हम भूमि से निकालते हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहला आप देख रहे हैं मनुष्य के जीवन का आधार। अब आप कृषि को यदि लेते हैं, भूमि को यदि लेते हैं, तो यदि कृषि या भूमि न हो तो मनुष्य कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुबह सोने से लेकर जगने से पहले या कहीं आने जाने के लिए किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग हो रहा है भूमि का। इसीलिए मनुष्य का सबसे पहला जीवन का आधार ही है भूमि या कृषि। दूसरा है आर्थिक विकास का आधार। अब आप जानते हैं किसी भी देश का आर्थिक विकास मजबूत करने के लिए कृषि सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि कृषि न हो, खेती न हो या उस क्षेत्र में या उस देश में भूमि की मात्रा कम है, जनसंख्या अधिक है, तो वो कभी वो देश, वो शहर या वो गांव या वो परिवार विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को कम करने के लिए देख रहे हैं हमारी सरकारों ने एक पहल किया है, जिससे जनसंख्या नीति का नाम दिया गया है और बच्चों की संख्या कम करने के लिए एक नीति लाई जा रही है। तीसरा है प्राथमिक उद्योगों का विकास। जो भी हमारे उद्योग है वो किसी न किसी रूप में पृथ्वी से जुड़े हैं, मतलब पृथ्वी से जो भी हम वस्तुओं को पैदा करते हैं उसी का विकास करके उद्योगों के द्वारा, उद्योगों या कह सकते हैं कारखानों के द्वारा हम उसी चीज को बना के अन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कृषि से वस्तुएं जुड़ी हैं, जो भी हम कृषि से पैदा करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है प्राथमिक उद्योगों का विकास। पृथ्वी से निकाल के या कृषि से निकाल के या खनिज पदार्थों को भूमि के अंदर से खोद के निकाल के उसका हम प्रयोग करते हैं, इसको रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में और इन्हीं उद्योगों के द्वारा उसका विकास होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक उद्योगों का विकास। चौथा है व्यापार का आधार। व्यापार, इसका अर्थ होता है व्यापार आखिर हम किस चीज का करेंगे। जो भी वस्तुओं का हम पृथ्वी के अंदर पैदा करते हैं, ज्यादा मात्रा में उसका उत्पादन करते हैं, उन्हीं का एक स्थान से दूसरे स्थान से या एक देश से दूसरे देश या एक व्यक्ति से दूसरे देशों को जो बेचा जाता है, दूसरे व्यक्तियों को जो बेचा जाता है, उसी को कहते हैं व्यापार का आधार। और ये व्यापार का आधार किसी न किसी रूप में पृथ्वी या कृषि से ही जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं व्यापार का आधार। पांचवा है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे जैसे वायु, जल, सूर्य, उसके अतिरिक्त जो भी जलाने का उपयोग होता है या बिजली का उपयोग होता है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सभी चीज़ों को मिला के शक्ति संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसी से हमारे पूरे वातावरण में शक्ति प्रदान होती है और उसी का प्रयोग करके हम लोग अन्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली शक्ति का उपयोग करते हैं। लास्ट है छठवां, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। अब परिवहन किसे कहते हैं? हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने की जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं परिवहन। अब इनका माध्यम क्या है? सड़क है। सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? पृथ्वी पर हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी किसी न किसी रूप में परिवहन का साधन है और पृथ्वी न हो तो आखिर हम किस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। अगला है इसी में संचार। अब संचार किसे कहते हैं? आप देखे होंगे पहले अपने
अपनी बातों को या अपने जो भी चीज़ बताना है किसी को, तो हम पत्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते थे। उसी का सुधार करके विभिन्न टेक्नोलॉजी का या और विकास करके उसका प्रयोग करके वर्तमान समय में मोबाइल बना दिए गए। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बना दी गई हैं जिनका हम संचार मतलब बात करने का माध्यम, अपनी आवाज को या अपनी बात को दूसरी जगह पहुंचाने को कहते हैं संचार। अब इन्हीं संचार के साधनों जैसे टेलीफोन कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, वर्तमान समय कंप्यूटर से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को भेजा जाता है। ये संचार के साधनों का विकास होता है। ठीक, ये सभी मिलके भूमि के संसाधन मतलब किसी न किसी रूप में ये भूमि से जुड़े हैं। इन्हीं के द्वारा या भूमि के द्वारा या कृषि के द्वारा ये सभी इतने ये जो 6 नंबर देख रहे हैं, इन सभी का विकास कृषि से हुआ है। यदि कृषि न हो तो इन सभी वस्तुओं का विकास नहीं हो पाएगा। कृषि न हो या खेती न हो तो उस देश या उस शहर का आर्थिक स्थिति जो भी है बहुत खराब हो जाएगी, जिससे वो देश निम्न श्रेणी में जैसे विकासशील की श्रेणी में आ जाएगा। विकासशील श्रेणी उसे कहते हैं जो भी देश या शहर अभी विकास होने की श्रेणी में है, मतलब पहले से विकसित नहीं है, उसको विकास अब किया जा रहा है। ठीक, तो ये अध्याय लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद का अध्याय अब हम लोग अगले वीडियो में अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी करेंगे।